अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आज एक बड़ा धचका लगा है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की दीगर जमातों से मुशावरत के बगैर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवा दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने वालों में हुकूमती इत्तेहादी के सेनेटर्स भी शामिल हैं, जिनकी वाबस्तगी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है। आज सुबह पीपल्स पार्टी का वफ्द जाती उमरा में मरियम नवाज की मेज़बानी में नाश्ता कर रहा था और ऐन उसी वक्त पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के पास जाकर यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रही थी। वही सादिक संजरानी जिन्हें पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट तस्लीम नहीं करती और उनके इंतखाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी है। इस पेशरफ्त पर पीडीएम की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी मजबूरी नवाज शरीफ को बताती तो वो खुशी से उन्हें अपोजिशन लीडर दे देते। अपोजिशन लीडर के लिए बाप के लोगों को मिलाने से इत्तेहाद को धचका लगा है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को सरकारी अपोजिशन का नाम दिया। मखसूस सेनेटर्स जिनकी तायीद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दे देते हैं। बाप पार्टी के सेनेटर्स मिलाकर इस तरह की मूव जो है अपोजिशन के इत्तेहाद को इससे धचका लगा। एएनपी ने भी यकतरफा तौर पे फैसला किया है। हम ये सवालात पीडीएम के अगले इजलास में ज़रूर उठाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये सरकारी अपोजिशन नहीं है, हमें पीडीएम को जोड़े रखने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ हमारा सीज़ फायर हुआ पिछले दिनों। आज उनके सीनियर ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है। दो फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक़ नहीं है। जो दिलावर साहब हैं उनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रहा है। उनका आज़ाद लोगों के साथ एक ग्रुप है 4 का। तो इसलिए ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा और हमें पीडीएम को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लीडर ऑफ दी अपोजिशन के हवाले से ये भी कहा कि आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ से इस मामले पर बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पुराने फैसले पर कायम रहेंगे। सदर साहब जरदारी साहब ने उन्होंने मियाँ साहब से भी रब्ता किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी रब्ता किया, दूसरी जमातों से भी किया। उन्होंने कहा क्योंकि एक दफ़ा फ़ैसला हो चुका है अब हम चेंज नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में तो बहुत से पार्टीज़ ने हमें रब्ता किया कि पीपल्स पार्टी का राइट बनता है, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। सेनेट के 100 रुकनी ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन की नशिस्तें तकरीबन बराबर हैं, यानी अपोजिशन लीडर बनने के लिए 25 से ज़ायद वोट दरकार थे। और आज पीपल्स पार्टी ने 31 अराकीन की हिमायत के साथ दरख्वास्त जमा करवाई, जिनमें 21 अराकीन पीपल्स पार्टी के, 2 एएनपी के, 1 जमात इस्लामी, 2 साबका फाटा के अराकीन और दिलावर खान ग्रुप के 5 आज़ाद अराकीन शामिल हैं। इसी ग्रुप में शामिल समीना मुमताज़ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुई हैं, जबकि दीगर अराकीन की वाबस्तगी भी इसी पार्टी के साथ है। ख़ास तौर पर सेनेटर अहमद खान को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के बहुत करीब समझा जाता है और ये 2018 में बलोचिस्तान से मुंतखब होने वाले उन आज़ाद सेनेटर्स में शामिल थे जिन्होंने सादिक संजरानी को चेयरमैन बनाने का मुतालबा किया था। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि पीडीएम की एक और जमात अवामी नेशनल पार्टी ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की है। इस पेशरफ्त के बाद पीडीएम अब कहाँ खड़ी है और क्या यह समझा जाए कि अमलन उसका वजूद ख़त्म हो गया या पीपल्स पार्टी से बाहर हो गई? नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी का भी इस पर मौक़िफ़ मालूम करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, सेनेट में अपोजिशन के 2 धड़े, पीडीएम अमलन ख़त्म नहीं हो गई है जब हुकूमती अराकीन की मदद लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं और नाश्ता कर रहे थे पीपल्स पार्टी के अराकीन मरियम नवाज साहिबा के साथ। उस वक्त ये सारा का सारा काम हो रहा था। आप कहते हैं कि असेंबलियाँ छोड़ें, वो आपके लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी अपोजिशन की सियासत का आज जनाजा निकाल दिया है और पीपल्स पार्टी ने ये इतना गैर सियासी फ़ैसला किया है कि उसमें न सिर्फ उन्होंने अपना नुकसान किया है बल्कि उन्होंने जो है वो सेलेक्टेड लोगों को भी जो है वो और ज़्यादा एक्सपोज़ कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं कि जी वो आज़ाद हैं, कोई फाटा से है, उन्होंने ये 4 दिन कबल जो है वो वोट किसको दिया था? ये कैसे मुमकिन है और किसी जमहूरियत में ये कैसे हो सकता है
कि वही लोग जो है वो पहले चेयरमैन को वोट दे के चेयरमैन मुंतखब करवाएं और उसके बाद उधर से उठें और वो आगे लीडर ऑफ द अपोजिशन को वोट दे के लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब करवा दें। तो फिर तो यही हुआ ना कि फिर चेयरमैन भी जो है वो सिलेक्टेड हो गया और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी सिलेक्टेड हो गया। किसी जमहूरियत में ऐसे हो सकता है, ऐसे मुमकिन है? ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने ये पता नहीं इनसे ये गलती किसने करवाई है और इन्होंने किस लालच में आके की है। ये गलती जो है ये इनको जो है वो लेके बैठ जाएगी। राज साहब ये इस वक्त नून लीग में सस्ता सौदा बेचा है इन्होंने। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले पर आपके साथ जो हुआ तो मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि जी एक और मुतबादिल बन गया है, फिर सीज फायर हो गया, आज नाश्ते पर बुला लिया। उसी दौरान पीपल्स पार्टी ने ये काम कर दिया। 2018 में आपकी बलूचिस्तान हुकूमत गिराई थी और संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया था। तो सियासी समझबूझ की कमी है, तजर्बे से ना सीखने की कमी है, या ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास मगर आप रिस्पॉन्स ऐसा दे रहे हैं जैसे आप में कमी है? नहीं, देखिए इसमें ना कमी की बात है और ना कोई रिस्पॉन्स देने की बात है। जब जो बातें आपने दोहराई हैं वो उससे पहले की है जब पीडीएम जो है वो वजूद में आया। अगर उसमें कोई अपने अंदाज से जो है वो पीछे हटता है और उस कमिटमेंट को जो है वो पूरा नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा, वो पीडीएम को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इससे पीडीएम का कोई नुकसान नहीं मगर राणा साहब इससे आज अगर नुकसान हुआ है तो पीपल्स पार्टी का हुआ है और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि उस दिन उनका कितना मकाम जो है वो पूरे मुल्क में बना था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, और आज उन्होंने अपने आप को कहाँ पे जाके प्लेस कर दिया। मगर राणा साहब पीडीएम को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? पीडीएम की जंग है हुकूमत के खिलाफ और निज़ाम के खिलाफ, और जिस पार्टी की सपोर्ट आज पीपल्स पार्टी ने ली है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, वो हुकूमत की इत्तेहादी है और उसी निज़ाम की पैदावार है जिसके खिलाफ आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली पीपल्स पार्टी आउट हो गई ना पीडीएम से और आपका नुकसान हो गया। अब मामला ये है कि ये जो काम आज हुआ है और उसको अब वो डिफेंड करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बाप के साथ जो है वो अगर उन्होंने जाके मिल के हासिल क्या किया है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप मुझे बताएं कि उससे क्या हासिल होगा इनको। तो ये तो इन्होंने बहुत ही घाटे का सौदा किया है और इसमें मैं समझता हूँ कि वो अपनी अवामी सपोर्ट से भी जो है वो हाथ धोएंगे और उन्होंने अपने चेहरे को बड़ा दागदार किया है। ये तो राणा साहब आप बैक टू द पॉइंट है कि पीपल्स पार्टी मुतबादिल के तौर पर तैयार हो रही है और ये सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकता। ये तो नहीं हुआ होगा कि हुकूमत ने कहा होगा संजरानी साहब से बलूचिस्तान अवामी पार्टी से कि 4 सेनेटर अपने दे दो, ये कहीं और से इशारा होगा? देखिए, हमने तो आज ये फ़ैसला किया है कि इस मामले को जो है वो पीडीएम की सरबराही मीटिंग में लेके जाएंगे और हमारा वहाँ पे ये मुतालबा होगा कि पीडीएम की सरबराही मीटिंग में पीपल्स पार्टी को भी बुलाया जाए, एएनपी को भी बुलाया जाए और उनके सामने ये सवाल रखा जाए। वो हमें बताएं ना वहाँ बैठ के कि ये 6 लोग कौन हैं। संजरानी के साथ जो है वो उनका सारा तल्लक है और ये सारी गेम जो है जो संजरानी ने मैनेज करके दी है। संजरानी साहब ने खुद मैनेज करके दी है या किसी ने मैनेज कराया है? नहीं, संजरानी साहब खुद मैनेज्ड हैं और फिर आगे वो चीज़ें मैनेज करते भी हैं। संजरानी साहब जो है वो उन्होंने इसमें बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। संजरानी साहब ने आज से कोई 4-5 दिन पहले हमारे जो कैंडिडेट थे आज़म मजीद तारड़ साहब, उनको भी फ़ोन किया था कि भाई अगर कोई 2-3 लोगों की कमी है तो मैंने कुछ मैनेज किए हुए हैं तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं अपनी पार्टी का पाबंद हूँ, पीडीएम का पाबंद हूँ, वही जो फ़ैसला करेंगे मैं उस फैसले के मुताबिक ही लीडर ऑफ द अपोजिशन बनूँ या ना बनूँ। लेकिन ऐसी मदद फिर अगर ये संजरानी, फिर तो ये संजरानी साहब का ज़ाती काम हुआ ना, फिर कोई इदारा तो पीछे ना हुआ, क्योंकि इदारे आपका तो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनवाएंगे तारड़ साहब को। देखें, बात ये है कि संजरानी साहब किसके कहने पे कर रहे हैं, संजरानी साहब की ताकत क्या है, उनके पीछे जो है वो क्या है, आगे उनके क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अब खुल के जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने और ख़ास तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है ये बड़ा गलत फैसला किया। बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब की राय आपने सुनी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मालूम करेंगे, बहुत सख्त रिस्पॉन्स आ रहा है नून लीग का। एक ब्रेक के बाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं। मंजूर साहब बहुत शुक्रिया। सब सख्त मायूस है
नून लीग और शदीद तनकीद भी कर रही है आप पर कि आज आपने अपनी सियासत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। कुछ टाइम पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही के संजरानी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इन्हीं लोगों ने आप गिलानी साहब के खिलाफ वोट दिया और आज उसी पार्टी की सपोर्ट लेके आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना मुंतखब करा लिया। एंड उस वक्त जब आपके लोग ही मरियम नवाज साहिबा के साथ नाश्ता कर रहे थे, ये क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? हमारे पास 26 अरकान मौजूद थे, उन 4 के अलावा 21 पीपल्स पार्टी के, एक जमात इस्लामी का, 2 ANP के और 2 आज़ाद जो फाटा के, और वो 4 जो हैं 12 टोटल उनके बाप पार्टी के हैं। ये इंडिपेंडेंट है, ये बाप पार्टी के नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन मतलब समीना मुमताज साहिबा अभी इन्हीं इंतखाबात में मुंतखब हुई हैं सेनेटर बाप पार्टी के टिकट पर, समीना मुमताज साहिबा जिनकी सपोर्ट ली। ये आज़ाद है, नहीं लेकिन चलो मगर मैं आज़ाद वाले का भी जवाब दे देता हूँ। मैं चौधरी मनसूर साहब, लम्हे के लिए चौधरी मनसूर साहब, मैं आवाम को स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, तो ये अभी मुंतखब हुई है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। बाकी जो हैं वो 2018 में आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे क्योंकि उस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं थी, मगर उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हुए। 19 मार्च 2021 को खबर आती है कि शिबली फराज साहब की और कोडा बाबर साहब की मुलाकात हुई है, जो पार्लिमानी कमेटी बन रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स पर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कोडा बाबर साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। 19 मार्च 2021 को खबर आती है कि कोडा बाबर साहब को बलूचिस्तान अवामी पार्टी से शामिल किया जा रहा है कैबिनेट में। अप्रैल 2020 में अहमद खान खिलजी साहब और नसीबुल्ला बाज़ई साहब बतौर सेनेटर्स ऑफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी सुलह कराते हैं मुखालिफिन की CM बलूचिस्तान से। इसके अलावा मार्च 2018 को अहमद खान खिलजी साहब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सादिक संजरानी साहब का नाम प्रपोज किया कि जी हमें चेयरमैन सेनेट बनना चाहिए। तो आप लोगों ने तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट बनवाया था सादिक संजरानी साहब को, आपको नहीं पता ये सारे के सारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के? बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनी थी? लेकिन ये उनके दरमियान फिर एक स्प्लिट है, सुई तजादात हैं। बाप पार्टी में भी कोई बाकी पार्टी PTI के अंदर इख्तिलाफात हुए हैं, बाप पार्टी के अंदर हुए, लेकिन इनकी जरूरत नहीं थी। मगर फिर सब 1-1.5 हफ्ते पहले ये 1-1.5 हफ्ते पहले आपको वोट दे देते ना। 1-1.5 हफ्ते पहले आपको वोट क्यों नहीं दिया इन्होंने गिलानी साहब को? आज दे दिया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का संजरानी साहब को क्यों वोट दिया? अगर आप वो बैठना चाहते हैं अपोजिशन के बेंचों पे, तो आप जबरदस्ती उनको हुकूमती बेंचों पे तो नहीं भेज सकते। तो फिर इस्लामी ने भी एब्सटेन किया था ना उस इलेक्शन में। तो जमात इस्लामी को तो आपने, जमात इस्लामी को तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जाके मनाया है, इनको किसने मनाया? इनको देखिए, हमारे जो लोग हैं वो मिले हैं, जो सेनेटर्स हैं आपस में वो मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा जी कि हम आपको वोट देने के, और अपोजिशन बेंचों पे ये पता चल जाएगा वो अपोजिशन बेंचों पे बैठते हैं कि नहीं बैठते। अगर ना बैठे तो फिर आपकी बात ठीक है, उसकी उस बात में वजन होगा। लेकिन अगर अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाते हैं तो फिर उन्होंने दुरुस्त तौर पर दिए। और सब ऐसा नहीं, बात साहब ने कहा एक दफ़ा बात कर लेते नवाज शरीफ साहब से, अगर इतनी ही आपको ज़रूरत थी तो नवाज शरीफ साहब वैसे ही मान जाते। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाला आपको लगता है कि बड़ा नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को? क्योंकि 2018 में नून लीग की हुकूमत गिर के बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बनना, फिर संजरानी साहब का चेयरमैन सेनेट बनना, उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार, फिर संजरानी साहब को हटाने में पीपल्स पार्टी का किरदार, मगर वो नाकाम हो गई, फिर संजरानी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, और फिर संजरानी साहब की ही सपोर्ट से उनकी 4 पार्टी के लोगों से ये जो पार्टी सियासत है 2 साल की। तो ऐसे तो BCO इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ, ANP ने JUI के खिलाफ, सबके खिलाफ लड़े हुए। लेकिन मैं जो बात गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखें, एहसन इकबाल साहब को जो आज बातें उन्होंने की वो नहीं करनी चाहिए थी। ये पहले भी ट्वीट से शुरू हुआ था, फिर सीज फायर हुआ, और आज उन्होंने फिर वो छेड़ दी बात। अगर कोई इशू है उनका तो वो प्लेटफॉर्म मौजूद है, उस पर आकर करें। बेहतर ना होता अब ये मसला भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सपोर्ट लेने से पहले PDM में ये डिस्कस कर लेते, क्योंकि पीपल्स पार्टी के किरदार पर बड़ा सवाल उठ रहा है। जरूर शाहजेब, आप एक सिर्फ पॉइंट पे बार-बार, हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, हमारे पास 26 पूरे थे। तो आपने कहा ना, फिर क्यों आपके सेनेटर्स मिल रहे थे? उनसे क्या जरूरत थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों से मिलने की, जो आपने कहा कि उन्होंने कहा हम अपोजिशन के बेंचों पे बैठना चाहते हैं। अपोजिशन के बेंचेस की अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसका फायदा अपोजिशन को पहुंचेगा, ओवरऑल पहुंचेगा। और चौधरी साहब, आप समझते हैं कि PDM का तो इख्तिताम ही समझा जाए, या फिर पीपल्स पार्टी का PDM के अंदर इख्तिताम ही समझा जाए, क्योंकि इस्तीफे आप देंगे नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तक आपने छोड़ा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं बात है। देखिए, मेजॉरिटी थी वहां पे, मेजॉरिटी पार्टी थी, उनका कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब हो गए। फिर हमने लड़ाई लड़ी सारी की सारी कि आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीपल्स पार्टी को ऑफर की गई, आपको पता है इस बात का, हमने इनकार कर दिया, नहीं लिया। तो अब जरा वो भी थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेते। एक जगह पे प्रॉब्लम हुआ, हमने कहा कि वक्ती तौर पर आप गिलानी साहब को दे दें,
तो थोड़ा दिल बड़ा कर लेते, कोई फर्क नहीं है, मेजॉरिटी पार्टी तो हम है ना, राइट तो हमारा था फिर यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत ने आज बड़ा अहम फैसला किया है। नदीम बाबर साहब को ओहदे से उनसे इस्तीफा लिया गया है। तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। पिछले साल पेट्रोल का बहरान आया। हमने प्रोग्राम में बार बार निशानदही की थी कि वजारत पेट्रोलियम की सुस्ती और गलत फैसलों की वजह से पेट्रोल का बहरान आया और फिर गैस का बहरान आया। हमने फिर बार बार निशानदही की कि वजारत पेट्रोलियम के गलत और ताख़ीर से किए गए फैसलों की वजह से गैस का बहरान आ रहा है और फिर मुल्क और कौम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जून में आने वाले पेट्रोल बहरान की मज़ीद तहकीकात का फैसला किया है और वज़ीर आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया है। FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें, 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे इसके प्रोसिक्यूशन का काम शुरू किया जा सके। वो सरकारी लोग कौन थे जिन्होंने मुआवनत की और उसके शराकतदार बने? इसके अंदर पेट्रोलियम डिवीज़न के जो लोग हैं, ओगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो बर्थिंग प्लान से रिलेटेड जो मैंने मामलात कहे, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर और पोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स जो इन फैसलों के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। वज़ीर आज़म ने नदीम बाबर साहब उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत ने पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि जून में पेट्रोल का बहरान कैसे आया। वो वक्त था जब दुनिया में कोरोना के बाद तेल ही तेल था, सस्ता तरीन मिल रहा था, तेल बहुत था मगर खरीदार नहीं थे। मगर पाकिस्तान में अवाम पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़े थे मगर तेल नहीं था और उन्हें तेल बेचने वाली कंपनियों ने 150 रुपये का महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर कर दिया था। अवाम का और मुल्क का अरबों रुपये का नुकसान हुआ तो फ़ायदा किसने उठाया? जब तेल की कीमतें कोरोना की वजह से $20 फी बैरल से भी नीचे गिर गई थी और पाकिस्तान में दरामद पर पाबंदी लगा दी गई थी, पेट्रोल गायब हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम और DG ऑयल इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम हुए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फरवरी से अप्रैल तक मौजूदा स्टॉक उठाते। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लोकल रिफाइनरीज से बाकायदा कोटा लेने से ही इनकार कर दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से इस खिलाफ वर्जी पर ना तो वजारत पेट्रोलियम ने तवज्जो दी और ना ही ओगरा ने। रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च 2020 को वजारत पेट्रोलियम ने एक मुतनाज़े ऑर्डर जारी कर दिया और तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यानी तेल बेचने वाली कंपनीज को हिदायत कर दी कि वो अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स को मनसूख कर दें, यानी तेल दरामद ना करें। वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी की जानिब से 27 मार्च 2020 को जो समरी जारी की गई, उसमें कहा गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने की वजह से लोकल रिफाइनरीज के पास गुंजाइश से ज़्यादा तेल जमा हो गया है। इस चीज़ के पेश नज़र ऑयल इंपोर्ट का जायज़ा लिया जाए ताकि लोकल रिफाइनरीज काम करती रहें। इसमें पाबंदी का जिक्र नहीं था, जायज़ा लेने का जिक्र था और ना ही काबीना ने 27 मार्च के अपने इजलास में ऐसी किसी भी पाबंदी की मंजूरी दी थी। मगर फिर भी 25 मार्च को DG ऑयल की तरफ से एक खत में कंपनीज को पहले से बुक्ड कार्गोज को मनसूख करने की हिदायत कर दी गई। इस अमल के लिए सिर्फ वजारत पेट्रोलियम जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी आम आदमी ये बात समझ सकता है कि तेल की दरामदात पर यह पाबंदी तारीख में सबसे कम तेल की कीमतों के वक्त पर की गई। इस मौके पर तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाना दानिशमंदी के खिलाफ था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वजारत पेट्रोलियम ने एहतियात से काम लिया होता तो वो लोकल रिफाइनरीज से फरवरी से लेकर मार्च तक स्टॉक की मुंतकली को यकीनी बनाती और ऐसी पाबंदी की जरूरत ही ना पड़ती। मजीद ये कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दरामदी कोटा बढ़ा दिया जाता तो मुल्क को ज़र मुबादला की मद में काफ़ी फायदा पहुंचता। रिपोर्ट के मुताबिक दरामद पर पाबंदी के नोटिफिकेशन और बाद में उसे वापस लेने से सप्लाई चेन मुतासिर हुई। अगर चीज़ों को बेहतर तरीके से डील किया जाता तो हुकूमत समेत कंपनीज और सार्फिन को बहुत फ़ायदा पहुंचता। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर कंपनियों की गफलत का सारा बोझ वजारत पेट्रोलियम ने सरकारी कंपनी PSO पर डाल दिया। जून के महीने में PSO को मजबूर किया गया कि वो महंगे दामों तेल दरामद करके कम कीमत पर फरोख्त करे, जिसकी वजह से PSO को 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यानी जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया। उन्होंने तेल दरामद करके ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया और जब हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाईं तो महंगे दामों इन प्राइवेट कंपनीज ने उसे फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। मगर जो हुकूमत की अपनी कंपनी है उससे महंगे दामों दरामद कराया गया और सस्ते दामों फ़रोख्त कराया गया। दोनों सूरत में नुकसान हुकूमत और आवाम का हुआ, लेकिन फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज लेकर चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी दलील इस फैसले की वजह से पड़ने वाले असरात का इजाला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जून में पेट्रोल के बहरान का पैदा होना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक स्टोरेज को तैयार करने में नाकाम हुई।
आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचता। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की वजह से भारत ने बहुत फायदा उठाया और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बाद उसने अपने स्टोरेज को भर दिया, जिनमें कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दोनों शामिल हैं। और भारत ने 50 मिलियन बैरल्स की फ्लोटिंग स्टोरेज भी रखी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में मार्च और मई के महीने में तेल की कीमतें तारीख की गिरावट का शिकार थीं और जून के महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। ये एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जिसमें एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को बहरान में बदल दिया गया। कमीशन ने अपनी सिफारिशात में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए और कहा कि कमीशन ये सिफारिश करता है कि गैर कानूनी तौर पर इंपोर्ट और मकामी कोटे के इजरा पर डीजी ऑयल के खिलाफ महकमा जाती और कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सेक्रेटरी पेट्रोलियम के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। काबीना को पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी की सिफारिश के हवाले से तसल्ली बख्श वजाहत नहीं दे सके, इसलिए कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है। इसके अलावा कमीशन ने सिफारिश की कि वफाकी हुकूमत बहरान के दौरान गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों से रिकवरी करे। यह है कमीशन की रिपोर्ट और इसकी सिफारिशात। मार्च और अप्रैल में दुनिया भर में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आई कोरोना के बाद। यह बेहतरीन मौका था कि हुकूमत इससे फ़ायदा उठाती, तेल को ज़ख़ीरा करती, फ्यूचर के लिए ऑर्डर करती, मगर हुकूमत ने तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा उठाने का मौका ज़ाया किया। दुनिया में तेल ही तेल था मगर ख़रीदार नहीं थे। पाकिस्तान में ख़रीदार ही ख़रीदार थे मगर तेल नहीं था। जून 2020 में पाकिस्तान से तेल गायब हो गया और आवाम को महंगा 150 रुपये फ़ी लीटर हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर किया गया। ये बात हमने नदीम बाबर साहब के सामने भी रखी। पूरा पैटर्न नज़र आ रहा था पिछले 8-10 दिन में, और जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था कि शॉर्टेज पैदा हो रही है और जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं वो हाई ऑक्टेन महंगा बेच रहे हैं। और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल लेने भी आए तो उसको कहते हैं कि जी नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं है, हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लो, और हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं। उसमें मसला ये कि वो ठीक है, हाई ऑक्टेन एक डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने वो महंगा रखा, वो महंगा रख सकते हैं, मगर डीरेगुलेट किया जाता है कंपटीशन के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए नहीं। और कार्टेलाइजेशन से बचाना आवाम को हुकूमत का काम है। आप लोगों ने नहीं बचाया। पीएसओ हुकूमती इदारा है, वो भी साथ मिल गया। हम इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। चूंकि पीएसओ हमारी अपनी कंपनी थी स्टेट की, आप समझ लें, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी, हमने इमीडिएटली उनको नोटिस भेजा कि आप हमें बताएं कि प्राइसेस नीचे आई हैं, तो आपने HOBC को एडजस्ट क्यों नहीं किया। गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हमने वज़ारत बहरी उमूर को कहा है कि एक फ्लोटिंग स्टोरेज बनाएं और अपने टैंकर्स में तेल ज़ख़ीरा कर लें। साथ ही हमारे पास जितनी भी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें भी चंद महीने के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। हमने मैरीटाइम मिनिस्ट्री को कहा है कि आप हमारे लिए कोई फ्लोटिंग स्टोरेज क्रिएट करें। हमने उनको कहा है कि जी आप हमारे लिए स्टोरेज ऑन वाटर की कोई प्रपोज़ल बना के लाएं। मीनवाइल हम जो एग्जिस्टिंग स्टोरेजेस हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको टॉप टॉप रखें ताकि जो भी हाजिर परचेज़, रेडी परचेज़ में हम बेनिफिट ले सकते हैं वो तो लें और उसको चंद महीने के लिए स्टोर कर लें। इस पर हमने वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी से रब्ता किया था और पूछा था कि वज़ारत पेट्रोलियम ने आपकी वज़ारत से तेल ज़ख़ीरा करने के लिए फ्लोटिंग स्टोरेज का कहा था, तो वो क्यों नहीं किया गया। तो अली जैदी साहब ने जवाब दिया कि ये बात मुझे वज़ारत पेट्रोलियम ने नहीं कही थी, बल्कि मैं खुद काबीना में समरी लेकर गया था कि तेल बहुत सस्ता मिल रहा है। वज़ारत बहरी उमूर ने फ्लोटिंग स्टोरेज के लिए प्रपोजल बनाया है मगर वज़ारत पेट्रोलियम ने उसे महंगा कहकर मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा नदीम बाबर ने मुस्तकबिल का प्लान भी बताया था कि कॉल ऑप्शंस करेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहे। पूरा प्लान बना लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया है ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी सस्ता तेल मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिल के पूरा प्रोग्राम बना के बैंकों से डिस्कस करके वो सारा उसकी खदो खाल बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया। अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, मैक्सिमम 3 हफ्ते में फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको इन प्लेस कर देगा। और फिर पाकिस्तान से तेल ही गायब हो गया और फिर नदीम बाबर साहब ने खुद बताया कि पाकिस्तान ने सारे सौदे बढ़ती हुई कीमतों पर किए, कुछ ज़ख़ीरा नहीं किया, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और लोकल मार्केट में बढ़ रही। 18 मई को पीएसओ ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। समझ लें आप महीने 1.5 के पीरियड में ये
तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। पाकिस्तान में तेल की कमी हो गई। पाकिस्तान के पास 20 दिन तक का जखीरा भी नहीं था। यहाँ तक कि सरकारी कंपनी PSO के पास भी महज 18 दिन का स्टॉक रहा और फिर जून में दरामद बढ़ाई गई। दूसरी तरफ हम सितंबर से देर से LNG ऑर्डर करने का मामला उठाते रहे, क्योंकि इससे भी बदतर सूरत हाल और अरबों रुपए का नुकसान LNG की दरामद में किया गया। हम बार बार बताते रहे कि कीमतें बढ़ रही हैं, वजारत पेट्रोलियम वक्त पर फैसले नहीं कर रही है, मगर वजारत पेट्रोलियम इनकार करती रही। हम पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए गए, मगर अफसोस की बात है कि वही हुआ जिसका डर था। चंद माह पहले सस्ती LNG मिल रही थी मगर ख़रीदी नहीं गई थी। फिर पाकिस्तान ख़रीदार था और LNG के सप्लायर्स नहीं थे, महंगे रेट पर भी नहीं थे। पाकिस्तान ने नवंबर में जाकर दिसंबर के लिए दुगनी कीमत पर LNG खरीदी और फिर जब पाकिस्तान ने 10 दिसंबर को जनवरी के सौदों के लिए बिड खोली तो शुरू के 20 दिन कोई सप्लायर ही नहीं मिला। आखिर के 10 दिनों में कतर के अलावा 20.5% से 34% तक के रेट पर सप्लायर आए। वजारत पेट्रोलियम ने फिर इमरजेंसी टेंडर किया ताकि जनवरी के शुरू के 20 दिन में गैस की कमी को पूरा किया जा सके और फिर 12 से 13 जनवरी के लिए कोई सप्लायर नहीं आया और 8 से 9 जनवरी के लिए $19.8 और $15.2 तक की रिकॉर्ड बिड्स आई, जो चंद माह पहले $5 से $6 पर मिल रही थी। यानी फिर अरबों का नुकसान किया गया और सिर्फ सर्दियों में पाकिस्तान को देर करने की वजह से 50 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अवाम को गैस नहीं मिली, वो सड़कों पर निकल रही। इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही थी, वो शोर मचाती रही। और सस्ते LNG प्लांट होने के बावजूद पाकिस्तान ने महंगी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की, क्योंकि LNG ही नहीं मंगवाई गई थी। सिर्फ जनवरी 2021 के अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखते हैं, क्योंकि देर करने की वजह से जनवरी के पहले 15 दिनों में LNG ही नहीं मिली और पाकिस्तान ने जनवरी में 974 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की और डीजल से बिजली पैदा की। LNG प्लांट्स होने के बावजूद उनसे कम बिजली पैदा की। हालांकि LNG से बिजली 8.25 रुपये फ़ी यूनिट पड़ी और फर्नेस ऑयल से 12.25 रुपये फ़ी यूनिट और डीजल से 19 रुपये फ़ी यूनिट पड़ी, जिसकी कीमत आवाम को अदा करनी पड़ रही है। फिर इस महंगी बिजली का बोझ भी आवाम की जेब पर डाला गया और नेपरा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में लिखा है कि सस्ते और एफिशिएंट प्लांट्स की जगह महंगे फर्नेस ऑयल और हाई स्पीड डीजल के प्लांट से 12.9 अरब रुपए की महंगी बिजली सिर्फ जनवरी के महीने में पैदा की गई। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि वजारत प्लानिंग के मुताबिक तो हुकूमत ने बिजली बनाने के लिए फर्नेस ऑयल और डीजल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है, मगर फिर भी 1020 गीगावाट और बिजली फर्नेस ऑयल और डीजल से पैदा की गई, जबकि इसके बरक्स सिर्फ 916 गीगावाट और बिजली LNG से पैदा की गई, जिसकी वजाहत की जानी चाहिए। ये सब होता रहा। पहले LNG मंगवाई नहीं, फिर मंगवाई तो मिली नहीं, जो मिली वो महंगी मिली, जो नहीं मिली उसकी वजह से और महंगी बिजली फर्नेस ऑयल और डीजल से पैदा की। मुल्क और कौम को 50 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ इन सर्दियों में पहुंचाया गया। तकरीबन 150 अरब रुपए का नुकसान 2.5 साल में कर दिया गया। जब वज़ीर आज़म ने पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी करके एक अहम कदम उठाया है, तो इस LNG बहरान पर भी तहकीकात की ज़रूरत है, ताकि पता लगाया जा सके कि मुल्क और आवाम को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया, मगर फ़ायदा किसे पहुँचाया गया। इस पर बात करने के लिए हमने आज नदीम बाबर साहब को दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। IMF के प्रोग्राम के तहत हुकूमत सर्कुलर रेट पर काबू पाने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुकी, मजीद करने जा रही है। साथ ही जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, मगर शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, समझते हैं कि सर्कुलर डेट भी अपनी जगह रहेगा और प्राइवेटाइजेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे साथ शबर जैदी साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने लिखा है कि तकरीबन 1000 अरब रुपए सालाना ये खसारा फिर भी होता रहेगा। क्यों आप समझते हैं? हुकूमत तो कीमतें बढ़ा रही है, बड़ा तेज़ी से कह रही है कि हम इसको काबू करेंगे। पहली बात तो ये मैंने कहा है कि जो बिजली पे सब्सिडी है ओवरऑल बेसिस, नेशनल बेसिस पर, वो हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ एनर्जी की दे सके। तो हमें ये कोई बुराई की बात नहीं है, ये एक प्राइस एडजस्टमेंट है जो हमें देनी पड़ेगी। और मेरा ज़ाती ख्याल है, मैंने यही कहा है कि अगर हमें इंडस्ट्री को चलाना है और कम्पिटिटिव करना है तो हमें 1000 बिलियन की सब्सिडी 5 साल तक देनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है, मेरी उस बात को किसी ने डिनाई नहीं किया, और आप देखिएगा घूम फिर के वही 1000 बिलियन पे हम एंड अप कर जाते हैं हर साल। तो ये एक कैलकुलेशन है मेरी, और मैं चाहता हूं कि लोग इस पे जवाब दें कि मेरी कैलकुलेशन गलत क्यों है, क्योंकि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये कॉस्टिंग का मसला है। आप देख लें कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आने वाली है और आपकी क्या कैपेसिटी है लोगों की बिजली के नर्फ देने की।
तो ये तो पहला सवाल है और मैं समझता हूं कि ये 1000 बिलियन रहेगा। अगर बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां लॉसेस करती हैं, रिकवरीज के मसले हैं, हुकूमत उसे प्राइवेटाइज करना चाहती है, आप लिख रहे हैं कि ये भी नहीं हो सकेगा और इसका फायदा नहीं होगा, ये आप क्यों लिख रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तो हुकूमत तो चला नहीं पा रही है इन इदारों को। कोई भी डिस्को इंडिपेंडेंटली अपने आप को ऑपरेट नहीं कर सकती इस सिस्टम में जो आज चल रहा है, और हमें कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखे हैं। तो मैंने ये कहा है कि प्राइवेटाइजेशन आप जरूर करें, मगर इसमें आप इसको पहले स्टेज में मैनेजिंग एजेंसी में दे दें। आप उस आने वाले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगे, बल्कि उसको कहें कि आप मैनेजमेंट करें और हम आपको फीस देंगे। अगर नेशनल लेवल पे कॉस्ट मेरी 100 आ रही है और मुझे आप कह रहे हैं कि इसको 80 में बेचें, तो मैं 20 रुपए कौन देगा? वो 20 रुपए देने वाला गवर्नमेंट होगी। और मैं ये समझता हूँ, मैंने इसलिए लिखा है कि तकरीबन 4 से 5 साल तक हमारी इंडस्ट्री में वो या कमर्शियल में या डोमेस्टिक में या किसी पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी पावर नहीं है कि वो इस 80 को 100 कर दे। मैंने हमेशा ये कहा कि पहले केई के मॉडल को देखेंगे। केई क्यों फंसा हुआ है आज? आप केई को सब्सिडी के पैसे देते नहीं है, तो आप कहते हैं सब्सिडी के पैसे में मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, सीपीपी में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप कहते हैं कि सुई गैस को पैसे इंटरेस्ट दो, KWSB से इंटरेस्ट नहीं लो। तो ये तो किससे चल सकता है? आज केई क्यों फंसा हुआ है? केई के पास 4 आइटम है, उसका रिसीवेबल है KWSB से, पेएबल है सुई गैस को, उसका रिसीवेबल है गवर्नमेंट सब्सिडी और पेएबल है CPPA को। 4 आइटम है। अब चारों आइटम में कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। अब किसी से लेने हैं, किसी से देने हैं। अब अगर लेने देने में दोनों में अगर डिफरेंस है और केई को टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो कैसे देगा? कहां से देगा? अच्छा, ये मसला इनके साथ आ रहा है, ये मसला हर एक के साथ आएगा जब प्राइवेटाइज हो जाएगी। तो पहले क्या आपने ये मसला हल कर लिया है? अगर ये मसला हल नहीं किया तो फिर आप प्राइवेटाइजेशन के लिए कैसे जा रहे हैं? उस सेंस में कि आप उसको कह रहे हैं कि यार आप इन्वेस्टर जो है वो सारे रिस्क ले ले, चारों रिस्क जो ले ले वो ले ले। वो तो नहीं लेगा कभी भी। तो अगर वो ले लेगा तो आपसे गारंटीड पैसे मांग लेगा। वो आपको जिस तरह उन्होंने IBE में आपसे मांग लिए, मुझे गारंटीड रिटर्न दे दो, वो आ जाएगा इस तरह। तो ये भी गलत है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही रह दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।